रेगिस्तान की शान ऊँट। ऊँट सिर्फ आपनो सच्चो साहती ही नहीं, यानी सफ़र को साहती ही नहीं, बल्कि आपनो सेहत को सच्चो सहारो भी है। जठे आपनी परंपरा और वैज्ञानिक पद्धतियाँ मिल जावे है, बठे जन्म लेवे हैं आपने स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता को। जी हाँ, था सगला दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत है अपना कार्यक्रम मरूरो गौरव ऊँट माए, जो कि राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र बीकानेर की एक खासी प्रस्तुति है, जिमें आपा ऊँटा की सगड़ी बातें कर रहा कि ऊँटा का स्वास्थ्य की देखभाल आपने किया करनी चाहिए, मौसम परिवर्तन के साथ भी का रहन सहन के लिए क्या व्यवस्था करनी चाहिए, अपना पशुपालक भाई ऊँट को पालन कर कर किया लाभ कमा सके हैं और ऐसी कौन कौन सी नई पद्धतियां आ गई हैं जिसे आ व्यवसाय में भी आपने लाभ मिल सके हैं। लेकिन आज का कार्यक्रम में आप चर्चा कर रहे हैं स्वच्छ दूध उत्पादन को महत्व और बी की अवधारणाएं। जी हाँ, स्वच्छ दूध भी आपनो इतना ही ज़रूरी है जितनी बाकी ऊँटा की देखभाल करना है। अगर ऊँट को दूध स्वच्छ रहेगो तो पीबा वाला ने भी और आपने ऊँट ने भी कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मानो जावे कि जो ऊँट को दूध है भी में बहुत सारा औषधीय गुण है जो आपने अनेकानेक बीमारियों से बचावे है। और आ विषय पर चर्चा करने के लिए मैं आमंत्रित किया है डॉक्टर बसंती ज्योत्सना जी ने, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं NRCC बीकानेर से। बसंती जी, ठाकुर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जी हाँ, कि आज की चर्चा में राखी है कि स्वच्छ दूध उत्पादन को महत्व और अवधारणा का बारे में। तो सबसे पहला सवाल आवे है कि स्वच्छ दूध उत्पादन को अर्थ काई है और ऊँट का दूध का महत्व काई हो सके है। जैसा कि हम सबको ज्ञात है कि ऊँटनी का दूध एक गैर गोवंशीय प्रजातियों में से एक जो प्रजातियां जो है गैर गोवंशीय, उसके दूध में से एक मुख्य हिस्सा माना जाता है। क्योंकि इसके दूध में कई स्वास्थ्य लाभ और औषधीय गुण होते हैं। और जैसा कि हम सबको ज्ञात है कि दूध एक ऐसा नेचुरल सिक्रेशन है, जो एक तरल ऐसा पदार्थ है जो जिसमें ज़्यादा मॉइस्चर होता है, प्रोटीन होते हैं, लैक्टोज होते हैं, वे प्रोटीन्स होते हैं, जिसके कारण उसकी शेल्फ लाइफ कम होती है। तो ये अति आवश्यक हो जाता है कि उसके शेल्फ लाइफ कम होने के कारण उसको स्वच्छ वैज्ञानिक पद्धतियों से उसका वो उत्पादन किया जाए। और जैसा कि अनुमानित आजकल बताया जा रहा है कि 2030 तक 6% तक की वृद्धि होगी जो ऊँट दूध की उत्पाद की बिक्री, और जो इसका बाजार है उसमें 280 बिलियन अरब डॉलर के लगभग प्रत्याशित इसमें वृद्धि होने की संभावना बताई गई है। तो इन संभावनाओं को देखते हुए, और जैसा कि मैंने बताया कि इसमें कई स्वास्थ्य लाभ और औषधीय गुण हैं, इसका दूध टाइप 1 डायबिटीज़ के प्रबंधन में लाभकारी पाया गया है। इसमें ऑटिज्म ठीक करने वाले कई गुणकारक होते हैं, इसमें बायोएक्टिव पेप्टाइड्स भी होते हैं, इसमें कई एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। इनके फैट ग्लोब्यूल जो ऊँटनी का दूध है छोटा होता है, इससे ऊँटनी का दूध अन्य दुधारू पशुओं के दूध जैसे भैंस और गाय के दूध से सुपाच्य माना जाता है। और इसमें विटामिन सी की मात्रा भी कई गुना ज़्यादा होती है। उसी तरह अनीमिया से बचाव के लिए इसमें आयरन भी कंटेंट ज़्यादा होता है, और इसमें खनिज मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो और इन सब लाभकारी गुणों के कारण रिसर्च ने बताया कि रॉ मिल्क, जैसे बोलते हैं कच्चा दूध को पीने से ज़्यादा लाभकारी गुण है कच्चे दूध में, जो कि एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। इसलिए इसका स्वच्छ दूध उत्पादन की वैज्ञानिक पद्धतियां या अवधारणाएं, जिसे कंसेप्ट्स ऑफ मिल्क क्लीन मिल्क प्रोडक्शन कहते हैं, उसे अपनाना अति आवश्यक हो जाता है ऊँटनी के संदर्भ में। जी, तो जी हाँ, कि थे बताया कि अभी जो ऊँट को दूध है भी में बहुत सारी औषधीय गुण है जो अपनी होने वाली बहुत सारी बीमारियों से बचाव करे है। तो आज का समय में फिर भी लोगों ने कम इको उपयोग करे हैं, क्योंकि गाय है, भैंस है, बकरी है, ई का दूध को ज़्यादा उपयोग है। लेकिन आने वाला समय में जब अपनी वैज्ञानिक पद्धति इससे जुड़ जाएगी, औषधीय गुण भी हैं, तो इसे बहुत सारी मेडिसिन भी बनाई जाएंगी। इले ही जो अपना पशुपालक भाई हैं बी ने आ जान के बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि भी जो आप जो ऊँट को पालन कर रहे हैं तो भविष्य में आपने फ़ायदा हो सके। इसलिए आपने ध्यान रखना है कि ऊँट का दूध ने निकालते समय आपने स्वच्छता को पूरा ध्यान और वैज्ञानिक पद्धति के जरिए ही निकाला, क्योंकि बहुत छोटा समय सीमा के लिए ऊँट को दूध रखे हो जा सके। तो बाबा आपसे आज जानना चाहा कि जो स्वच्छ दूध है भी का मापदंड के हो सके, मानदंड के हो सके हैं।
देखिए पूजा जी, स्वच्छ दूध के कई मानदंड है। सबसे पहला मानदंड है कि कोई भी उसमें अप्रिय स्वाद या रंग नहीं होना नहीं चाहिए। होता। उसका जैसा कि हम सबको ज्ञात है, एकदम सफ़ेद रंग का होता है ऊँटनी का दूध। और इसमें एंटीबायोटिक अवशेष या रासायनिक अवशेष कोई भी नहीं होने चाहिए। ये स्वच्छ पशु से ही निकाला जाना चाहिए। और इसमें जो सोमैटिक सेल काउंट्स कहते हैं, दैहिक कोशिका घनत्व, वो भी कम होना चाहिए, क्योंकि ये एक पैमाना माना जाता है स्वच्छ दूध को स्वच्छता में आंकने का, नापने का, ये उसकी सब, गुणवत्ता हाँ, देखने ये सब इम्पोर्टेंट है। उसमें कोई रेसिड्यू नहीं होना चाहिए, उसमें कोई धूल, गंदगी, गोबर, बाल इत्यादि ना होना चाहिए। और हमेशा स्वस्थ पशु से ही निकाला जाना चाहिए। जी। तो आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि इनको ध्यान रखना चाहिए, साफ़ सफाई को भी ध्यान रखना चाहिए। अगर आप ऊँटनी को दूध दो रहे हैं तो बीमे बीका स्तन की भी सफाई होनी चाहिए। ऊँट को भी देखना है कि भाई ऊँटनी भी स्वस्थ होनी चाहिए। अगर बीमार ऊँटनी है तो भी को दूध में भी थोड़ी बहुत बीमारी हो सके, इसलिए आपने हर चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ, अभी आप बताया कि स्वच्छ दूध का उत्पादन में प्रभावित करने वाला कारक भी हैं, जैसे कि अगर ऊँटनी बीमार है या आंतरिक कारण हो कर सके, तो आंतरिक कारक आप किए समझ सका। सबसे पहला जो पहलू होता है स्वच्छ दूध उत्पादन का, ये आंतरिक कारक है कई, और दूसरा कारक होता है बाहरी कारक। तो एक एक करके हम चलेंगे। तो आंतरिक कारक वैसे कारक है जो पशु से आ रहे हैं, जो पशु के या एनिमल बॉडी के अंदर से आ रहे हैं। आंतरिक कारक में ये सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि जो पशु को दूध उत्पादन में लिया जा रहा है, उसके स्वास्थ्य प्रबंधन का अत्यधिक ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि पशु अगर बीमार रहेगा और आप उससे दूध लेंगे तो दूध जनित रोग भी होते हैं जो मानवों में भी हो सकते हैं। जैसे दूध जनित रोग, जैसे ब्रूसेलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस, क्लेब्सियोलोसिस, इकोलाई इन्फेक्शन, कई बार डायरिया देखने को मिलता है, कई बार फूड पॉइजनिंग मिलता है। तो ये सब दूध दुग्ध जनित रोग हैं जो कई बार पशु और मानव के बीच में जूनोटिक रोगों के रूप में भी उभर कर आते हैं। तो ये सब का स्वास्थ्य प्रबंधन जब भी आप करेंगे तो समय समय पर दुधारू पशुओं के स्वास्थ्य प्रबंधन करेंगे, उसमें जांच करेंगे आप। और जो भी पशु अगर आप पाते हैं कि कोई पशु बीमार है तो उसका दूध आप निकाल कर फेंक देंगे, मतलब थनों को आप खाली करने का भी प्रयास करेंगे, क्योंकि थनों के दूध के थनों में रहने से उसे और भी इन्फ्लेमेशन होगा, थनों को और भी नुकसान होगा और टिश्यू डैमेज बहुत क्रोनिक हो जाएगी। तो अगले ब्यात में भी आप दूध नहीं ले पाएंगे। और दूसरी बात ये, इसके अलावा ये भी ख्याल रखना चाहिए कि जो आपने उस पशु से दूध जो आप लेते हैं उसका आप इस्तेमाल या उत्पादन के उसमें अन्य दूध में ना मिलाएं। तो समय समय पर आप जांच करते रहे। और लगभग सभी को ज्ञात होगा कि दुधारू पशुओं के जो प्रबंधन, एक मैनेजमेंट डिजीज़ आप कह सकते हैं, जो प्रबंधन में कमी रहती है, अगर स्वच्छता में कमी रहती है तो दुधारू पशु अक्सर देखा गया है कि थनैला, जिसे बोलते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ अडर, मस्टाइटिस के नाम से भी जाना जाता है, तो इससे ग्रसित होते हैं। तो खास ख्याल रखें कि इन सब बीमारियों से दुधारू पशु को ना हो, और समय समय पर जांच करते रहे। अगर आपने पाया कि किसी दुधारू पशु को बीमारी हो भी गई है तो तुरंत ही पशुपालक की परामर्श से आप दवा करें और पशु को फिर स्वस्थ बनाने की ये करें। बसंती जी, जी थे बताया कि आप जब दूध निकाल रहे हैं तो आपने बिल्कुल सचेत होना चाहिए कि जो अपनी ऊँटनी है वो स्वस्थ हो, क्यों अगर ऊँटनी स्वस्थ नहीं रहेगी तो बिका ऊँट का दूध में भी बहुत परेशानी हो सके। तो आपने बताया कि अगर दूध खराब आ रहा है तो भी आपने बाकी दूध में नहीं मिलाना चाहिए, भी फेंक देना चाहिए, भी को उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनमें ऐसी बहुत सारा तत्व हो सके जिससे आप में ऊँटने भी परेशानी हो और जो दूध ग्रहण करने वाला व्यक्ति है बीने भी बीमारी लग सके है। तो साफ सफाई को भी ध्यान रखना है और साथ ही साथ आपने ये बात के लिए भी सचेत होना कि जो भी ऊँटनी को आप दूध निकाल रहा है वो स्वस्थ हो, बी का जो मापदंड है बीने सटीक रहना चाहिए। आपने आंतरिक कारक तो बता दिया, अब आपने बाहरी कारक काई है कि वजह से भी और दूध खराब हो सके हैं।
देखिए पूजा जी, कई कारक हैं जो बाहरी कारक होते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि एनिमल का तो हमने ख्याल रख लिया, लेकिन अगर हम एनवायरनमेंट का ख्याल नहीं रखेंगे, एनवायरनमेंट में क्या आता है, पशुशाला आता है। सबसे प्रथम तो पशुशाला की सफाई आती है, जो दूधिया दूध निकालता है उसकी सफाई आती है, उसकी स्वच्छता आती है। आपने बाड़ा में बीच बीच में डिसइंफेक्शन करते रहना होगा, सफाई करनी पड़ेगी, डिटर्जेंट से फर्श की सफाई करनी पड़ेगी। और जो पशु का जो स्किन होता है, उससे पिछले हिस्से में गोबर खाद जमा हो जाते हैं पूंछ के, उसमें तो पशु की भी सफाई बीच बीच में करनी पड़ेगी आपको। और जो आपने बाहरी में सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण यह भी हो जाता है कि आप किस बर्तन में दूध को दूह रहे हैं या फिर जमा कर रहे हैं। और जैसे ही आपको जैसे भी पता है कि 4 डिग्री पर 10 घंटे तक यह दूध, कोई भी दूध रख सकते हैं, लेकिन चूँकि 37 से 38 डिग्री के तापमान में दूध निकाला जाता है, और चूँकि इसकी सेल्फ लाइफ कम है, तो अत्यधिक ध्यान देना चाहिए कि कोल्ड चेन में दूध रहे। अगर ज़्यादा मात्रा में आप उत्पादन में कर रहे हैं तो आप कोल्ड चेन में रखेंगे। तो ये सब मुख्य बाहरी कारण है जिससे, और दूधिया जो है, दूधिया को भी कोई बीमारी नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने बोला, दूधिया के कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए। फिर दूध दूहने की पद्धतियाँ भी कई होती है, फुल हैंड मिल्किंग अपनाना चाहिए। कई लोग नकलिंग या स्ट्रिपिंग मेथड अपनाते हैं, जिससे कि थनों में घाव उत्पन्न हो सकते हैं या सूजन हो सकता है। तो इन सब बातों का, जो ये मुख्य बातें हैं, इनका ध्यान रखकर हम जो बाहरी कारक हैं इनका ख्याल रखकर इनमें सभी में वैज्ञानिक पद्धतियाँ अपना सकते हैं, जिससे कि स्वच्छ दूध उत्पादन को और शक्ति मिलेगी। तो बसंती जी, इको मतलब है कि सिर्फ आपने ऊँट को ही ध्यान नहीं रखना चाहिए, जो दूध दोहने वाला व्यक्ति है बी की स्वच्छता भी मायने रखे है, भी साफ सुथरा कपड़ा पहना हो, बी का हाथ ढंग से धुलेड़ा हो। और जिया कि आपने बताया कि जे पात्र में आप दूध दो रहा है वो पात्र भी बिल्कुल साफ होना चाहिए, और भी को टेम्परेचर भी सही। अगर ज़्यादा मात्रा में आप ले रहा है तो कोल्ड स्टोरेज आपने नज़दीक होना चाहिए कि दूध दोता ही अपन भी ने फ्रीज़र में रख दें या भी के ठंडा स्थान पे रख दें, जी कि 4 डिग्री आपने बताया, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबे समय तक आज दूध ने आप रख नहीं सका है। अब बात आवे है कि भाई आंतरिक कारक भी आपने देख लिया, बाहरिक भी देख लिया, लेकिन अब बात आवे है कि बीमारियां की। ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जो अपनी ऊँटनिया में हो सके है, बी टाइम आपने दूध नहीं धोना चाहिए, और इन बीमारियों से आप क्या बच सका? ऐसी कई बीमारियां हैं जिसका समय समय पर दुधारू पशुओं में जांच करनी चाहिए, क्योंकि जो दुधारू ऊँटनियां अगर बीमार पशु से अगर हम दूध लेते हैं और वो दूध बीमारी ग्रसित पशुओं का लेते हैं, तो मानव में भी बीमारी होने के संभावनाएं बढ़ जाती है। तो कई, जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो गया, ब्रूसेलोसिस हो गया, कई और इकोलाई इन्फेक्शन, और इन सब की समय समय पर जांच करनी चाहिए। और एक रोग होता है जिससे जो दुधारू ऊँटनियों में प्रबंधन या स्वच्छता प्रबंधन की कमी से हो जाता अक्सर पाया गया है। इसका नाम है मास्टाइटिस या थनैला। तो थनैला में आप सजग रहे। ये देखा गया है, जैसा कि पशुपालक भाई को पता ही होगा कि जो ऊँटनियाँ हैं उनका दुग्ध काल काफ़ी लंबा होता है। तो लंबे समय तक जब आप दूध का इस्तेमाल में ले रहे हैं किसी भी दुधारू पशु को, तो ऐसा हमारे फार्म पे भी देखा गया है कि कई बार थनैला हो जाता है लेट लैक्टेशन स्टेज में, क्योंकि इसका दुग्ध काल अत्यंत ये है। तो उसके लिए जो थनैला है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सब क्लिनिकल मास्टाइटिस, जिसे कि लक्षण रहित थनैला भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि दूध की थोड़ी बहुत संरचना चेंज होती है, जैसे कि और इसमें जो सोमैटिक सेल काउंट हमने बताया था, सोमैटिक सेल काउंट के आधार पे हम जांच करते हैं। तो ये एक मानक होता है, ऐसा मानक है 1000 के करीब जो सोमैटिक सेल काउंट होते हैं, वह स्वच्छ जो स्वस्थ ऊँटनी होती है उनका माना जाता है। उसके ऊपर जब हम जाते हैं 1 से 2 लाख तक जो सोमैटिक सेल काउंट है वो सब क्लिनिकल मास्टाइटिस, और 2 के बाद 2 से 5 और 5 से अत्यधिक जब होता है तो क्लिनिकल मास्टाइटिस, जिसे कि लक्षण युक्त मास्टाइटिस भी कहते हैं, लक्षण ग्रसित। तो उसमें क्या है, जो क्रोनिक मास्टाइटिस भी कहते हैं। तो जो सोमैटिक सेल की काउंट की मैं बात कर रही थी, सबसे पहले क्या होता है कि सब क्लिनिकल मास्टाइटिस में सोमैटिक सेल काउंट की बढ़त पाई जाती है और दूध की थोड़ी बहुत संरचना भी चेंज होती है। और दुधारू पशुओं में देखा गया है कि उनकी उत्पादन क्षमता में भी गिरावट आती है। तो ये अत्यधिक, हालांकि
जो थन होते हैं, स्तन होता है जो उसका, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। इसलिए आपको सचेत रहने की ज़रूरत है कि दूध कैसा आ रहा है, बीच बीच में जांच करने की ज़रूरत है। और उसी तरह अगर आप सब क्लिनिकल मास्टाइटिस कई दिनों तक अगर इसकी जांच नहीं होती है तो ये उसमें बदल जाता है क्लिनिकल मास्टाइटिस में। क्लिनिकल मास्टाइटिस जैसा कि नाम से लग रहा है कि इसमें लक्षण आने लगते हैं, सूजन आ जाता है स्तनों में, थनों में सूजन आ जाता है, क्योंकि अंदर जो है पैथोजन के प्रति इम्यून रिस्पॉन्स हो रहा है, प्रति रक्षा जो है वो प्रणाली जो है किसी भी शरीर की वो प्रतिक्रिया में आ रही है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो रहा है। इन्फ्लेमेशन कहाँ से आ रहा है? जो बैक्टीरियाज उसमें आ रहे हैं, कई बैक्टीरिया होते हैं जो इनको थैनाला के पीछे जो कारण है, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस होते हैं, स्टेफाइलोकोकाई होते हैं, इकोलाई होते हैं, क्लेब्सिएला होते हैं, और कई बार कॉक्सिएला वगैरह देखे गए हैं। तो जैसा कि आप मतलब जब हम इसकी जब क्लिनिकल मास्टाइटिस का है तो जब आप थनों में हाथ लगाएंगे तो आपको गर्म महसूस होगा, जानवर को दर्द होगा, तो उस अवस्था में आप तुरंत ही किसी पशु चिकित्सक के परामर्श लेके दवा कराने की आवश्यकता है, ताकि उत्पादन क्षमता भी, और इन जानवरों को आप जो दुधारू पशुओं का जो झुंड है उससे जल्द से जल्द अलग करें। अगर बसंती जी अगर झुंड में ही रह जाए तो क्या परेशानी हो सके है? क्योंकि जब आप दूध निकालेंगे तो एक तो वो थक्के जैसा दूध आएगा, लाल दूध आएगा उसका, जो क्लॉट्स मिलेंगे आपको क्लिनिकल मास्टाइटिस वाले केस में। सब क्लिनिकल वाले में आपको कोई ज़्यादा बदलाव नहीं आएगा, प्रोडक्शन चेंज होगी, और सोमैटिक सेल काउंट जब आप गिनेंगे तो वो जो स्वच्छ दूध, जो स्वस्थ पशुओं से दूध आता है उससे ज़्यादा मिलेगा। तो जैसे ही थनों को आप छुएंगे, थन कड़ा जिसको बोलते हैं हार्ड हो जाते हैं, तो जब आप छुएंगे तो पशु जब दूध देगा उसको भी तकलीफ होगी और उसे दर्द होगा, काफ़ी दर्द होगा, और जो बैक्टीरिया जो पनप रहा है वो पूरे शरीर में फैलेगा। तो एक तरह का सेप्टिसिमिक इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन तो है ही थनों में, तो वो ज़्यादा दिन तक रखेंगे तो पशु को भी नुकसान होगा। और वो अगले ब्यात, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि अडर टिश्यू को भी आपको बचाना है, जो थन की ग्रंथियां है, जो अगले बार भी दूध में पशु आएगा तो उससे बचाने से क्या होगा कि आपको नुकसान कम होगा। नहीं तो आपने जब दूसरी बात भी, अगर आप दूध दूने जाएंगे तो आपना दूध में परेशानी हो सके, और जो अपना पशुपालक भाई है, माता है, बहना है, जो भी दूध निकाले हैं, तो बीने खुद ने स्वयं ने पता चल जाए कि जब भी आप थन ने हाथ लगावा तो बी की एक तो आम पकड़ हो गए और एक थन बहुत ज़्यादा कड़क हो गया है या बी में गांठा सी पड़ गई है, तो आपने समझ जाना चाहिए कि भाई अपनी ऊँटनी बीमार है, तो बी के पहले जाँच हो, बी के बाद ही बी को दूध दूहना चाहिए। और अगर दूध में कोई परेशानी आ रही है तो बी ने काम में नहीं लेकर बी को फेंक देना चाहिए। आपने बताया कि जो सोमैटिक सेल काउंट्स हैं वो एक आम जो सही है स्वस्थ शरीर में एक अलग हो गए हैं और एक बीमार ऊँटनी का अलग हो सके। अब आप बात करा थनेला की, तो आप थलेना ने आप किया पहचान सका, कौन सा का लक्षण हो सके हैं, या फिर ई की जाँच आप क्या करा? थनैला में जैसा कि हमने बताया जो क्लिनिकल मास्टाइटिस होता है, पहले तो दो तरह के होते हैं, सब क्लिनिकल मास्टाइटिस और क्लिनिकल मास्टाइटिस। तो सब क्लिनिकल में जैसा कि बताया था कि प्रोडक्शन कम होगा, उत्पादन कम हो जाएगा किसी भी ऊँटनी का। और दूसरा बताया था कि सोमैटिक सेल की काउंटिंग करते हैं जो सूक्ष्मदर्शी में देखकर करते हैं। जो सेल्स होते हैं उसमें न्यूक्लिएटेड जो न्यूमन स्टेन, एक स्टेन आता है, उससे जब हम स्टेनिंग करते हैं तो उसकी गिनती कर कर हमें पता चलता है कि 1 से 2 लाख की तरफ बढ़त की तरफ जा रहा है, जो कि 1 लाख से कम होना चाहिए। और उसी प्रकार जो क्लिनिकल मास्टाइटिस है उसके जो परीक्षण की विधि है वो उसमें स्ट्रिप कप मेथड अपनाया जाता है। 4 कप वाले एक पैडल होती है सफ़ेद, उसमें 3 ml के करीब दूध डाला जाता है और कैलिफोर्निया मास्टाइटिस रीजन डाला जाता है। इस रीजन के डालते ही दोनों में आपस में जो रिएक्शन होता है उससे जो अगर ख़राब दूध होता है तो उसमें थक्के बन जाते हैं और उसकी फिर ग्रेडिंग की जाती है, ज़्यादा ख़राब दूध, कम ख़राब दूध, और दूध तुरंत ही लाल कलर के थक्के बन जाते हैं। तो इससे यह अत्यंत आसान तरीका है मास्टाइटिस की जाँच करने का, तो इससे आप आसानी से जाँच कर सकते हैं। इसको स्ट्रिप कप मेथड बोलते हैं। जी,
तो आपने आज सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए ही ऊँटनी को दूध निकालना चाहिए। अब बात आवे है कि आजकल वैज्ञानिक पद्धतियों को इस्तेमाल ज़्यादा होगा लग गयो है, तो अपना पशुपालक भाई भी नई नई पद्धतियों को इस्तेमाल करे हैं। और अगर अपन ज़्यादा मात्रा में दूध दोहन को काम कर रहे हैं तो कई बार अपन मशीना को भी उपयोग करा। एक तो है कि आमतौर पर अगर एक दो ऊँट है तो अपन हाथ से दूध दो लिया, लेकिन कई बार मशीनी पद्धति को भी इस्तेमाल करना पड़े। तो पहली बात तो कि हाथ से दूध निकालो और मशीनी पद्धति में दूध निकालो में स्वच्छता में कितना फ़र्क आ सके है? ये काफ़ी अच्छा सवाल है। इस सवाल का मैं इस तरह से बताना चाहूँगी इस सवाल को कि देखिए, मशीन मिल्किंग हो या हैंड मिल्किंग, स्वच्छता की जो वैज्ञानिक पद्धतियां हैं वो हमें दोनों में अपनानी होंगी। पर चूँकि हालांकि ऊँट जो है घुमंतु पशु है और ये जो इन एक्सटेंसिव फार्मिंग सिस्टम का हिस्सा है, जो कि आपको ज्ञात होगा कि जंगलों में रहते हैं बड़े बड़े ऊँट के झुंड। अभी जो भारत में जो देखा जा रहा है वो घुमंतु तरीके से ही इनको ज़्यादा पाला जा रहा है। तो उस अवस्था में मशीन मिल्किंग में आना अत्यधिक लागत लगाने की जैसी बात होगी और ये पशुपालकों के लिए मुश्किल भी हो सकता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जहाँ पे जो घुमंतु पशुपालक हैं उनको हैंड मिल्किंग, हाथ से ही मिल्किंग करे, पर स्वच्छता के मानदंडों का या वैज्ञानिक पद्धतियों या सिद्धांतों का अच्छी तरह से अपनाएं। क्योंकि ये तो अपनाना, जो हैंड मिल्किंग है उसको अपनाना काफ़ी आसान है। हाथ, जैसे कि दूधिया का दूध दूहने से पहले हाथ धोना है। घर में भी आपने देखा होगा कोरोना काल में स्वच्छता के महत्व को हमने कितनी बखूबी जाना। हम जब कोरोना काल था तो हम ही मानव जो है, हम एक दिन में 3 बार हाथ धोते थे डेटॉल साबुन से या किसी अन्य साबुन से। तो इसी तरह वो हैंड मिल्किंग पद्धतियाँ में साबुन धोना जो एक आसान तरीका हो सकता है। दूध ज़्यादा अगर हो रहा है तो उसका भंडारण का ध्यान रखना, कोल्ड चेन में रखना, और वो, लेकिन इसके परस्पर जो दूसरी है मशीन मिल्किंग में क्या होता है कि आपका एपरेटस होता है, ज़्यादा लागत होती है, और इस लागत को लगाने से पहले आप ये सोचते हो कि आपकी कितनी ऊँटनियाँ दूध में है। तो जब आप इधर उधर घूम रहे हैं तो इस एपरेटस या इस सेटअप को ले जाना मुश्किल हो जाता है। हालांकि कई अरब कंट्रीज़ हो गए, जैसे ट्यूनीशिया हो गया, कीनिया हो गया, इथियोपिया, सऊदी अरब, यूएई वगैरह में जो बड़े ऊँटों के फार्म है उसमें मशीन मिल्किंग अपनाई जा रही है। मशीन मिल्किंग के साथ एक और बात क्या है कि इसकी पहलू है कि जो मशीन मिल्किंग जो एपरेटस है, जो गाय और बकरी या जो भी दूसरे भैंस जैसे जानवरों के लिए वो उपयुक्त हो चुका है, उसकी कस्टमाइजेशन और आपको करनी पड़ेगी। ऊँटों में इसकी कस्टमाइजेशन एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। कस्टमाइजेशन में दो पहलू आते हैं, क्योंकि ऊँट का चूँकि थन की बनावट अलग है, तो इसमें आपको जो वैक्यूम प्रेशर डालते हैं उसके हिसाब से कस्टमाइजेशन करना पड़ेगा। और इसके अलावा पल्स रेट भी, क्योंकि दुधारू एक अलग प्रकार का, ऊँटनी का जो दूध निकलता है वो अलग थनों की संरचना की वजह से और इसकी बनावट की वजह से ये अलग प्रकार का है। तो आपको पल्स रेट का भी कस्टमाइजेशन करना पड़ेगा। तो इन कस्टमाइजेशनों के पीछे जो लागत लगती है और इससे जो आप मुनाफा कमाते हैं, ये आपको सोचने पे मजबूर करेगा। हालांकि मैं ये कहना चाहूँगी इस सवाल पे कि दोनों बातों में आपको वैज्ञानिक सिद्धांतों या पद्धतियों का खास ख्याल रखना है, और हैंड मिल्किंग में भी पद्धतियाँ और इसको अपनाना काफ़ी आसान है और कहीं भी की जा सकती है। तो दोनों ही पद्धति सही है, लेकिन आपने स्वच्छता को पूरा ध्यान रखना चाहिए, चाहे आप हाथ से दूध धो लो या मशीन उपकरण के जरिए हो। आपने बीच में एक बात बोली कि भाई ज़्यादा लंबे समय तक दूध नहीं टिक सके है, और जब आपने परिवहन करना हो, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक ऊँट के दूध पहुँचाना है, तो परिवहन करता समय इमें कितनी बातों को ध्यान रखना चाहिए, बिना स्वच्छता आप क्या बनाए रख सका। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में कहीं होवे है कि आप दूध परिवहन कर रहे हैं तो बहुत लंबो समय भी लग जावे है और व्यवस्था भी पूरी तरह से सही नहीं हो। तो ऐसी कौन सी मुख्य बातें हैं जिनको आपको खासो ध्यान रखना चाहिए? इस सवाल को लेने के पहले हमें ये जानना होगा कि ऊँट पालक कहाँ पे रहते हैं। आपको पता होगा ये शहरों के बहुत दूर रहते हैं, तो इनका जो घूमते हैं जंगलों में, पहाड़ियों के पीछे जो बुशेस है उसमें रखते हैं झुंड, क्योंकि ऊँट पूरा डोमेस्टिकेटेड भी नहीं है, ये बाहर पैस्चुरलिस्ट कम्युनिटी वाइज इसका पालन हो रहा है।
तो इनका क्या है कि शहरों से काफ़ी दूर होता है, तो अत्यंत ख्याल रखना है। कोल्ड चेन की ज़रूरत पड़ेगी इसमें कि, और घरेलू में भी आप एक कोई कोल्ड चेन है, रेफ्रिजरेटर या फ्रिज की व्यवस्था करें। और संसाधन जहाँ पे नहीं है, सबसे पहला तो ये प्रयास करें कि जो बर्तन है, बर्तन स्टेनलेस स्टील के होने चाहिए, उसमें कोई जंग वगैरह नहीं लगना चाहिए। और बर्तन का मुंह जो है संकरा होना चाहिए, जिससे कि कुछ उस पर डस्ट या बाल या धूल मिट्टी के कण ना पड़े। और उसको तुरंत ढके लेने के बाद, और ये एश्योर करें कि आप ये एश्योर करें कि कितनी दूध उत्पादन हो रही है और कितना दूध उत्पादन आप कई बार क्या होता है कि ऊँटों का झुंड क्या होता है, उसमें पीक लैक्टेशन में होती है, तो बहुत ज़्यादा दूध का उत्पादन होगा। तो आप पहले से ही एश्योर रहे कि कितना दूध आपको कच्चा इस्तेमाल करना है, कितना उसका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बना कर रखना है, क्योंकि शेल्फ लाइफ चूँकि कम है, तो आप उसको वैल्यू एडिशन कर उसको बचा कर रख सकते हैं, जिससे कि लॉन्ग टर्म स्टोरेज, जैसे कि दूध का आप पेड़ा बना सकते हैं, घी बना सकते हैं, तो आप नुकसान से बच जाएंगे। और दूसरा है कि जो मैंने बताया कि कोल्ड चेन आपको तलाशना है, अगर फिर भी आप नहीं कर पाए, तो इसलिए मैं इसमें क्रिएटिव या इनोवेटिव वे ये हो सकता है कि आप एफपीओ के माध्यम से जुड़े रहे किसी एफपीओ के, क्योंकि एफपीओ आपको ऐसे सपोर्ट करेगा। उस सपोर्ट में क्या है, आपको कोल्ड चेन मेंटेन करेगा, ऐसी व्हीकल या वाहन मेंटेन करेगा, जिससे आप शहरों में तुरंत लाकर अपना बाजार में दूध दे सकते हैं, जिससे आपको आर्थिक नुकसान भी नहीं हो और लाभ हो। जी अंकित है, बताया कि आपने पूरी सावधानी बरतनी है, चाहे आपने पास दूध की जितनी भी उपलब्धता है बी के हिसाब से आपने पहले ही तैयारी करनी है। अब आपने पास सवाल बहुत सारे हैं और समय सीमा की थोड़ी सी कमी है, तो बसंती जी आपसे एक संदेश लेना चाहूँ, जो भी अपना पशुपालक भाई हैं जो कि खास करके ऊँट को पालन कर रहे हैं, बिना के चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए स्वच्छ दूध उत्पादन का जरिए, एक छोटा सा संदेश आपके में। पशुपालकों को मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि ऊँट को आजकल दुधारू पशुओं के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इसके दूध का स्वास्थ्य लाभ है और औषधीय गुण है। और ये औषधीय गुण तभी मिलते हैं जब हम कच्चा दूध या रॉ मिल्क लेते हैं। और यह भी कहना चाहूँगी कि रॉ मिल्क ले, लेकिन पाश्चुरीकरण का भी ख्याल रखें। पाश्चुरीकृत भी दूध ले, अगर सेवन करना हो तो पाश्चुरीकृत ले। और वैज्ञानिक पद्धतियाँ जो कि बहुत आसान है, जैसे स्वच्छता का ध्यान रखें, पशुशाला की सफाई करें, पशु के स्वास्थ्य का प्रबंधन समय समय पर करते रहें, और जो दूधिया के है स्वास्थ्य का परीक्षण भी करते रहे, उसके सफाई का ध्यान रखें, आप दूध के भंडारण के बर्तनों और कोल्ड चेन मेंटेन करते रहे, क्योंकि ये करना आसान है। ये करने के बाद जो वैज्ञानिक पद्धतियां या सिद्धांतों को अपनाने से आपका दूध सही मात्रा में बाजार में होगा, और बाजार में सही मात्रा में आने से खाद्य सुरक्षा का लाभ भी ज़्यादा हो जाएगा। बसंती जी इतने आया और इतनी चौकी जानकारी आपने दर्शकों ने दी कि आपने ऊँट को देखभाल किया करनी है, बीका वातावरण ने किया सुनिश्चित करना है, और स्वच्छता किया बनाए रखनी है दूध में, क्योंकि आपने ही इसे लाभ होगा। बसंती जी थे आया और इतनी चौकी जानकारी दी, बीके लिए थाने धन्यवाद देना चाह। आज में चला फिर मिलांगा नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राम राम सा सभी।